हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो भाई पिछले चैप्टर में आपको बताया गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या कंसेप्ट था भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कौन सी मोशन कहते हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है तो उसकी मोशन कौन सी बोली जाती है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मोशन होगी उसमें तो वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू वहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, चेंज होती है। तो जहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती हो उस फिनोमिना से एक नई फिज़िकल क्वांटिटी हमारी एस्टेब्लिशमेंट में आती है और वो नई फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की एग्जिस्टेंस कब होती है भाई, जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो। मान लीजिए कोई व्हीकल जो है पहले 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कुछ टाइम के बाद मान लीजिए 2 आवर के बाद वही व्हीकल 120 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव करता है। तो 2 आवर के बाद क्या आ गया, उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया भाई, चेंज आ गया। इन 2 आवर में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी दैट इज़ कॉल्ड अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो हुआ बेसिक एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। अब बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा और उसके बाद लास्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा। तो उसी पैटर्न से यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी डिफरेंट टाइप हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। सबसे पहली टाइप कौन सी आ जाएगी भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली थी हमने, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो वो क्या ली जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली जाएगी। इसी तरह से अगर किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल अमाउंट में आ रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा बोला जाएगा भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या कंसेप्ट है भाई, एंड कि भाई एक ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहेंगे, अगर उसकी वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कौन सा बोला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। वहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा होगा भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा हो कि उसकी वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या इसका दूसरा नाम कौन सा होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये तो होगी भाई 2 टाइप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके बाद थर्ड टाइप एक्सेलरेशन क्या आती है,
और वो कौन सी टाइप आती है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जब कोई यहाँ पर वेलोसिटी में कितना चेंज वहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट एक एवरेज एक्सेलरेशन में कब लिया जाएगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी कि भाई एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। जैसे अगर ग्राफिकली हम यहाँ पर लेकर चलें, मान लीजिए दो वेलोसिटी हम लेकर चल रहे हैं। एक है v1 का कंसेप्ट, इस वेलोसिटी से मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये है टाइम की वैल्यू वही। तो ये मान लीजिए t1 के कंस्टेंट इतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद मान लीजिए t2 इंटरवल में उसकी वेलोसिटी v1 से किस में चेंज हो जाती है, v2 में चेंज हो जाती है। तो ये जो चेंज आया यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, यहाँ से देखिए ये v1 था, ये v2 है, तो इतना चेंज यहाँ पर वेलोसिटी में ऑब्जर्व किया गया। इसको डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर दें, और टाइम पहले t1 था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अब कितना हो गया 0 to t2। तो यहाँ पर जो इन दोनों में डिफरेंस हुआ t2 माइनस t1, उसको डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर दें। तो यहाँ पर जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन जिसके इक्वल आएगा, इट विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। और अगर भाई फोर्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन के बाद कौन सा आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन सा होगा, इसी में अगर हम लिमिट लगा दें डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा भाई हमारा कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको फर्दर हम ले सकते हैं dv/dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए वेलोसिटी। अगर v की रिजल्ट आपको दे रखा है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो जो वैल्यू होगी वो किस चीज़ की वैल्यू होगी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट थे भाई डिफरेंट एक्सेलरेशन के, जिसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी है, कौन सी थी, एवरेज एक्सेलरेशन। और फोर्थ टाइप हमने यहाँ पर स्टडी की कौन सी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में वहाँ पर वेलोसिटी में कितना चेंज ऑब्जर्व किया गया है, वो एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे इसके बाद भाई हम अगला कंसेप्ट यहाँ पर किस चीज़ का लेकर चलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पर ग्राफ स्टडी करेंगे, कौन कौन से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज़ का, ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में आपको बताया था एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पर क्या रहेगी भाई, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन होगा
तो फिर वहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल अमाउंट में ऑब्जर्व किया जाएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ पर गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज ऑब्जर्व होगा वो अनइक्वल वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 है और आपसे उसके कंसर्न वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल था, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो भी अगर वो 0 है तो वो कब 0 हो सकता है, जब वेलोसिटी की वैल्यू हमारे क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 के कंसर्न अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो ये आ जाएगी लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट किससे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और कौन सा एक्सेलरेशन है उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो उस केस में अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो क्या आएगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन है ऑब्जर्व किया जाएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो, 0 हो। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नॉन जीरो है तो फिर इस टाइप का ग्राफ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी लाई कर रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन with नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे ऑब्जर्व किए जाते हैं किस केस में, जब एक्सेलरेशन की अलग अलग कंडीशन आपके पास दे रखी हों। एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है, तो फिर स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी तरह से देखिए भाई, एक अभी तक तो कौन सा हम एक्सेलरेशन ले रहे थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया जाए तो उस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक कर्व्ड लाइन इस टाइप से ग्राफ हम वहाँ पर लेकर चलेंगे। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने पोजीशन टाइम ग्राफ लिया था, वो भी एक कर्व्ड फॉर्म में आया था। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, एक कर्व्ड लाइन यहाँ पर ऑब्जर्व की जाएगी। और इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, हमारी 0 है। इसी तरह से एक केस आपका किस चीज़ का लिया जा सकता है, कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हो लेकिन वो
कैसा हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो उस केस में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपसे पूछा जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपसे पूछा जाता है किसमें, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन में, तो यही लाइन हमारी किस साइड में, ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है विद सम इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी। ठीक है भाई, इस टाइप का ग्राफ आपके पास ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये कुछ ग्राफ्स थे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। एक्सेलरेशन के कंसर्न जब आपको अलग अलग कंडीशन दे रखी हो तो उसके बेस पर किस टाइप का वेलोसिटी ग्राफ हमारी ऑब्जर्वेशन वहाँ पर रहेगी। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपसे किस चीज़ की वैल्यू पूछी जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ की वैल्यू पूछी जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ की वैल्यू आपसे पूछी जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो वो इस टाइप की कर्व ऑब्जर्व की जाएगी। ये पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा जिसमें हमारा एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन में इस टाइप का ग्राफ हमारा ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो किससे, जीरो एक्सेलरेशन से, तो उस कंडीशन में जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा कब, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो बताइए वेलोसिटी वहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। और कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में आपने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, अगर नॉन जीरो आपकी इनिशियल पोजीशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ की। ये ऊपर वाली जो हमारे पास ग्राफ पोजीशन टाइम दिखा रखा है वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, फॉर जीरो एक्सेलरेशन। तो ये थी वही कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला कंसेप्ट हमारा इसी ग्राफ से ही रिलेटेड है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में भी डराइव करने सीखी थी ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हुए। यहाँ पर हम 2 मेथड्स की चर्चा करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा हम कौन सा, इंटीग्रेशन मेथड का यहाँ पर यूज़ करके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, s = ut + हाफ at², और भाई v² = u² + 2as। तो इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करेंगे। अभी डिस्कशन किया था। तो ये कौन सी मोशन का केस लिया जाएगा भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मीन्स इस मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मीन्स वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो उसके बेस पर अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा
वो स्ट्रेट लाइन आएगा किसमें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी भाई, u हो जाएगी। और बाद में गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, v हो जाती है। ये u थी, ये v। तो यहाँ पर देखिए कितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वो कहाँ से निकलेगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये अगर थीटा हम लेकर चलें तो यहाँ से जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी वो किस चीज़ को निकालेगी, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, यहाँ से इसका स्लोप टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से ये v था, ये u है, तो ये कितना बच गया हमारे पास, v माइनस u ही तो बच गया। और ये 0 था, और ये टाइम अगर t ले लिया जाए तो ये टाइम कितना हो जाएगा, t तो हो जाएगा। तो v माइनस a को लिखा जा सकता है भाई, v माइनस u अपॉन टी। और a को आप जब v माइनस यू अपॉन टी लिखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा, और u उधर ले जाना तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए फर्स्ट इक्वेशन आ गई नहीं आ गई। इस ग्राफ का यूज़ करके हमने यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर डराइव कर ली है। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में एक आप इस लाइन के नीचे देख रहे हैं दो ज्योमेट्रिकल शेप आ रही हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस कर्व के नीचे वो किस चीज़ की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो वो चीज़ सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये अगर आप क्या लेते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, तो ए बी लाइन के नीचे कितना एरिया कवर हो रहा है वो कहाँ से निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी। ये पॉइंट मान लीजिए सी ले लिया, तो उसको हम डिस्टेंस एस से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हों तो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ टी इंटू वी माइनस यू, टी इंटू वी माइनस यू, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अब अगर v माइनस यू की अगर बात करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास अभी पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे एक रेक्टेंगल आ रही है, इसका एरिया भी यहाँ पर लिया जाएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है t और ब्रेड्थ कितनी है u, तो u इंटू टी कहीं या t इंटू यू कहीं एक ही बात है। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया प्लस u इंटू टी, या इस u इंटू टी को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, हाफ ऑफ t इंटू वी माइनस यू, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब v माइनस यू का रिजल्ट तो हमारे पास किसके इक्वल आया हुआ था, ए टी। ये ए टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ टी इंटू ए टी, तो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गई भाई। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन आप प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए इस लाइन के नीचे ये पूरा का पूरा एरिया, अभी तक हम दो ज्योमेट्रिकल शेप ले रहे थे, एक ट्रायंगल थी और दूसरी रेक्टेंगल थी। अब अगर कंबाइंड ज्योमेट्रिकल शेप ले लें तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। और आपने मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा भाई, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला आपने पढ़ा है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम,
डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ पैरेलल साइड। देखो अब इसमें कौन कौन सी, एक u है और एक ये टोटल v है, तो v प्लस u कह सकते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन u और v के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है t, तो मल्टीप्लाई बाई t। अब इस t की वैल्यू देखिए, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v माइनस यू ए टी के इक्वल है, तो t को निकाला जा सकता है v माइनस यू अपॉन ए, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ v प्लस यू और v माइनस यू अपॉन ए। तो v प्लस यू v माइनस यू आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो v स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन 2a, और यहाँ पर ये s के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करें तो v स्क्र माइनस यू स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा, 2as के। ये यू स्क्र राइट साइड में ले जाएंगे तो v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी भाई। तो इस तरह से तीनों इक्वेशंस हमने यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके जो है प्रूव कर दी हैं। अब एक और मेथड हम यहाँ पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करके भी इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करके देखिए किस तरह से हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट उठाएंगे भाई। एक्सेलरेशन का कंसेप्ट बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी जो आ गया, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी वी को एक्सप्रेस कर सकते हैं ए इंटू डी टी। अब डी वी हमारे पास जो वैल्यू है उसकी v के रूप में वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे इसको। डी का इंटीग्रेशन तो हमारे पास v आ जाएगा। अगर लिमिट की बात करते हैं तो लोअर लिमिट अगर इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो डी की वैल्यू v आ जाएगी, और इसकी लोअर और अपर लिमिट u और v से रिप्रेजेंट कर के करवा सकते हैं, a बाहर आ जाएगा। और dt की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा t, और इसकी इनिशियल टाइम 0 हो और फाइनल टाइम t हो, तो ये लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इस v की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे v और लोअर लिमिट u, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a, और ये पुट करेंगे t माइनस 0, तो at आ जाएगी। ये u उधर ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई भाई यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन भी आप प्रूव कर सकते हैं। वो कहाँ से प्रूव करेंगे, उसके लिए हम कंसेप्ट उठाएंगे कौन सा, मान लीजिए वेलोसिटी को आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v को मान लीजिए हमने ds बाई डी टी लेकर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे आप, ds को एक साइड में रख लीजिए और v dt दूसरी साइड में ले जाइए। अब v का इक्वेशन रिज़ल्ट आपका ऊपर आया हुआ है, वो रिज़ल्ट यहाँ पुट कर दीजिए। तो ds को एक्सप्रेस किया जा सकता है v की जगह पर u प्लस ए टी और साथ में dt। अब ये हमारे पास ds और dt फॉर्म में रिज़ल्ट आ गया। तो आगे हमें s का रिज़ल्ट चाहिए, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर dv था, v का रिज़ल्ट निकालने के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया था, ऐसे ही ds में से s का रिज़ल्ट निकालने के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। तो ds का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा s, और राइट साइड में अगर हम बात करते हैं तो देखिए u dt, u इंटू डी टी की अगर बात करते हैं तो t हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी, और लिमिट अगर लेकर चलते हैं 0 टू t प्लस a, और t dt का इंटीग्रेशन करें तो 1 पावर इंक्रीज एंड डिवाइड बाय दैट पावर। ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं। x पावर जनरल फॉर्म x पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो 1 पावर इंक्रीज एंड डिवाइड बाई दैट पावर, ये वैल्यू। तो यहाँ पर t की पावर 1 थी तो 1 प्लस 1, और नीचे भी 1 प्लस 1,
और वही लिमिट अगर बात करते हैं तो 0 to t, तो ये आ जाएगा u t माइनस 0 t प्लस a 1 + 1 2 a/2 और ये क्या आ जाएगा भाई t²। तो बताइए s = ut + हाफ at²। सेकेंड इक्वेशन आगे नहीं आ गई। इसी तरह से भाई थर्ड इक्वेशन को भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए फिर वही रिलेशनशिप उठाएंगे, a = dv/dt। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ds से मल्टीप्लाई करेंगे और ds से डिवाइड, तो ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ds को इधर ले आए और dv को उधर ले गए, प्रोडक्ट में टर्म्स को आगे पीछे किया जा सकता है, तो ds/dt और ये dv/ds, ये है a। अब ds/dt क्या होता है v, तो v dv/ds, ये a। अब देखिए v dv क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v dv किसके इक्वल आ जाएगा, a ds के। अब दोनों साइड में फिर वही मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, v dv का इंटीग्रेशन तो वही अभी समझाया था, 1 पावर इंक्रीज एंड डिवाइड बाय दैट पावर, तो 1 + 1 2/2 और लोअर और अपर लिमिट u और v अगर आप पुट करते हैं, इधर से एक बार निकल जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसा आ जाएगा। और भाई यहाँ से देखिए अब ये आ जाएगा v² माइनस u²/2, इट विल बी इक्वल टू as। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v² माइनस u², इट विल बी इक्वल टू 2as और u² उधर जाएगा तो v² = u² + 2as, विच इज़ द रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था भाई डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन।